₹500 से करोड़पति, सच या झूठ। सोचिए दोस्तों, एक 25 साल का लड़का है, नाम मान लो रोहित। सैलरी है महीने का 22,000 रुपए। घर वाले बोलते हैं कि बेटा सेविंग करो। रोहित बोलता है कि सेविंग कैसे करो, महंगाई देख रहे हो। फिर किसी ने उसको बोला कि यार SIP स्टार्ट कर दो, ₹500 से भी हो जाता है। रोहित हंसता है, बोलता है ₹500, इससे क्या ही होगा यार। आज 20 साल बाद रोहित के पास 46 लाख रुपए का कॉर्पस है, फंड है। उसने टोटल इन्वेस्ट किया था सिर्फ 1,20,000, बाकी 45 लाख कहां से आए। यहां से स्टार्ट होता है दोस्तों SIP का असली कहानी। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि SIP का फुल फॉर्म होता क्या है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक मतलब डिसिप्लिन के साथ रेगुलर तरीके से। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है पैसे लगाना। प्लान मतलब एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी। SIP कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मेथड है, एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह पूल करते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए लोग हर महीना 5,000 डालते हैं, तो टोटल पैसा हो गया 50 करोड़ पर मंथ। यह पैसा डायरेक्टली तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, इसको मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल होता है जिसका नाम होता है, जैसे बोला जाता है, फंड मैनेजर। दोस्तों, अब ये जो फंड मैनेजर होता है ना, पहले समझ लीजिए कौन होता है। फंड मैनेजर कोई रैंडम बंदा नहीं होता। ये लोग CFA, MBA फाइनेंस, CA जैसे हाई क्वालिफिकेशन वाले होते हैं। इनके पास 10 से 20 साल का मार्केट एक्सपीरियंस होता है। इनके पास रिसर्च टीम होती है, एनालिटिक्स होते हैं जो कंपनीज के बैलेंस शीट, प्रॉफिट, डेप्थ, फ्यूचर ग्रोथ सब एनालाइज करते हैं। फंड मैनेजर क्या करते हैं? वो डिसाइड करता है कि पैसे कहां इन्वेस्ट होगा। रिलायंस जैसे लार्ज कैप में, मिड कैप ग्रोथ कंपनी में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। वो रिस्क मैनेज करते हैं। अगर मार्केट गिर रहा है तो एलोकेशन चेंज करते हैं। अगर कोई सेक्टर बूम कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है तो वेटेज बढ़ाते हैं। ये सब डेली मॉनिटरिंग होती है। अब SIP का मैजिक समझिएगा, 2 चीजें काम करती है। पहली, कंपाउंडिंग। मैं कुछ भी आगे बताऊं ना, उसके पहले एक चीज जरूर जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों की। एक लड़का बोलता है कि म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, दूसरा बोलता है नहीं नहीं SIP करो। यार दोनों एक ही चीज है। म्यूचुअल फंड ये समझा रहा हूं, ये सब कुछ म्यूचुअल फंड है। SIP एक तरीका है, एक मेथड है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए बात करते हैं कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग का मतलब होता है पैसा को कमा के देता है। सिंपल एग्जांपल यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। सिंपल एग्जांपल समझते हैं। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो और 10% रिटर्न मिला, तो 1 साल बाद हो गया कितना? 110 रुपए। अगले साल 10% 100 पर नहीं लगेगा, 110 पर लगेगा, तो हो गया 121 रुपए। फिर 133.1, ये स्नोबॉल इफेक्ट है। जो कैलकुलेशन होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन सिंपल करते हैं। 12% अगर आपका एनुअल रिटर्न का है, मंथली मतलब मंथली रेट रफली 1% के आसपास होता है, राइट। 20 साल मतलब 240 महीना। तुम हर महीने 5,000 रुपए डाल रहे हो। टोटल पैसा जो आपके पॉकेट से लगाया गया वो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 240, जो कि 12 लाख रुपए होता है। बट कंपाउंडिंग की वजह से ये जो फाइनल वैल्यू होती है वो 50 लाख के आसपास हो जाती है। मतलब 38 लाख रुपए सिर्फ ग्रोथ से आता है। यहां समझने वाली बात यह है कि पहले 5 साल ग्रोथ स्लो लगता है, 10 साल के बाद एक्सेलेरेशन आता है। लास्ट 57 साल में पैसा रॉकेट की तरह ग्रो करता है। इसलिए लोग पेशेंस लूज करके बीच में SIP बंद कर देते हैं और बिगेस्ट लॉस वही होता है। देखो यहां पे एक बात याद रखना, म्यूचुअल फंड का सिंपल सा मतलब है, चाहे आप SIP की बात करिए, चाहे आप लंप सम यानी कि बल्क पेमेंट की बात करिए, आप जितना लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा पैसे को समय मिलेगा कंपाउंडिंग एक्शन करने का। दूसरी पावर है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट कभी स्टेबल नहीं होता है। कभी निफ्टी 22,000 पे होता है, कभी 18,000 पे आ जाता है। अगर तुम एक ही बार में 5 लाख डाल दो और मार्केट हाई पे हो, तुम्हें महंगा एंट्री मिलेगा। SIP में क्या होता है दोस्तों, हर महीने फिक्स अमाउंट जाता है। मान लीजिए एक फंड का जो नेट एसेट्स वैल्यू है वो 50 रुपए है, तो आप 5,000 डालते हो तो 100 यूनिट मिलती है। अगले महीने जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू, गिरकर 40 हो गया, तुम्हें 125 यूनिट्स मिलती है। फिर NAV 60 हो गया तो 83 यूनिट्स मिलती है। रिजल्ट क्या हुआ? आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो बैलेंस हो गया, तो आप ऑटोमेटिकली लो पे ज्यादा यूनिट्स ले रहे हो। इसको बोलते हैं रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है NAV। अभी जस्ट मैंने यूज करा। नेट एसेट्स वैल्यू मतलब होता है दोस्तों, ये बेसिकली एक यूनिट की प्राइस है। फंड के टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग इक्वल्स टू NAV।
अब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड समझिए यहां पर दोस्तों। इक्विटी फंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट, हाई वोलाटिलिटी बट हाई रिटर्न पोटेंशियल। अब डेब्ट फंड्स बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टेबल बट लिमिटेड रिटर्न। हाइब्रिड फंड्स क्या होता है? मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट होता है। इंडेक्स फंड्स क्या होता है? निफ्टी 50 या सेंसेक्स को कॉपी करते हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब सेक्टोरल फंड क्या होता है? सेक्टोरल फंड सिर्फ एक सेक्टर जैसे आईटी हो गया या फार्मा हो गया उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, रिस्की होते हैं। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है यहां पे समझना, मैंने अभी वर्ड यूज किया था एक्सपेंस रेशियो। देखो नाम से पता चल रहा है, खर्च करने वाला रेशियो। ये वो एनुअल फी है जो एएमसी चार्ज करती है फंड मैनेज करने के लिए। एएमसी मतलब एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। अगर दोस्तों एक्सपेंस रेशियो 1% है और फंड 12% कमा रहा है तो आपको नेट अराउंड 11% मिलेगा। अब डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में डिफरेंस क्या होता है? देखिए डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है। लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट प्लान ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब रिस्क की बात करते हैं। एसआईपी रिस्क फ्री नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रिस्क नहीं है, इसमें रिस्क है। ये एफडी नहीं है। एफडी क्या होता है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड एसेट्स है। आपको बोल दिया गया 6%, तो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद जितना भी आपने टेन्योर रखा है आपको उतना ही मिलेगा। देखिए यहां पे क्या होता है ना, एसआईपी में मार्केट गिर सकता है, 12 साल नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है, बट हिस्टोरिकली देखा जाए इंडिया का इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में 1014% एवरेज रिटर्न दिया है। अब टैक्स समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैक्स तो लगेगा ही ना। इक्विटी म्यूचुअल फंड में दोस्तों अगर 1 साल से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख तक गेन पर ईयर टैक्स फ्री, उसके ऊपर 10% टैक्स। 1 साल से पहले अगर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%। अब डेब्ट फंड का टैक्सेशन की बात करते हैं, वो अलग होता है और इनकम स्लैब के हिसाब से होता है। दोस्तों आप समझते हैं ना एसआईपी स्टार्ट कैसे करें, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। पहला स्टेप है पैन कार्ड मैंडेटरी होता है, केवाईसी कंप्लीट करिए, आधार ओटीपी से ऑनलाइन हो जाता है। स्टेप 2 है प्लेटफॉर्म चूज करिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इसे हम एएमसी वेबसाइट पे भी जाकर कर सकते हैं। एएमसी का मतलब एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, वो कंपनी जो ये सारे एसेट्स, ये सारे फंड मैनेज करती है। अब यहाँ पे ग्रो हो गया, नाम सुना होगा, GROWW। ज़ेरोदा हो गया, आपका पेटीएम मनी हो गया, ये या फिर कोई ना कोई बैंक का एप्लीकेशन हो गया। अब तीसरा स्टेप होता है गोल डिफाइन करिए। रैंडम एसआईपी मत करो यार। आप अभी जब जॉब करना शुरू करे हो, आप एसआईपी क्यों करना चाहते हो? मैं आपको क्लियर बताता हूं, अगर आप मिनिमम 7 साल के लिए एसआईपी करते हो तो ही आपको फायदा होगा। आप ये सोचते हो कि 2 साल 3 साल 4 साल, नहीं होने वाला फायदा। मिनिमम 7 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 7 साल करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का असर दिखता है। अब यहां पे गोल डिसाइड करिए, रैंडम एसआईपी मत करिए। पहले बोलो मुझे 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ चाहिए। आप सोचना पड़ेगा आपको कि आपको क्यों एसआईपी करना है, पैसे किस चीज के लिए चाहिए। आपको आगे जाके कोई बड़ा लाइक कार लेनी है, घर लेना है, अपने पेरेंट्स को टूर कराना है, वर्ल्ड टूर या इंडिया के टूर कराना है, या शादी करनी है, या फिर क्योंकि दोस्तों हमारे देश में तो लोग शादी के लिए भी बहुत अच्छा खासा लोन ले लेते हैं। आपको शादी करनी है, आपको बढ़िया सी फैंसी बाइक लेनी है, घर लेना है, डिसाइड करना पड़ेगा। अब रिवर्स कैलकुलेशन क्या होता है ये समझना। अगर 12% रिटर्न एज्यूम करें और 20 साल बाद 3 करोड़ चाहिए तो मंथली एसआईपी रफली 35 से 40 हजार के आसपास होगी। ये प्लानिंग है। आई नो कि 35-40 हजार बहुत होता है यार। स्टेप नंबर 4 है ऑटो डेबिट मैंडेट सेट करना। ऑटो डेबिट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डेट आपने लगा दिया है, उस डेट को आपके अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीना कटता रहेगा, वो आपके एसआईपी के नाम पे एसआईपी फंड में जाता रहेगा। स्टेप नंबर 5 क्या होता है? रिव्यू ईयरली वंस। डेली एनएवी देखना बंद करिए। डेली आप एनएवी मत देखिए, मेरा आज इतना ऊपर गया, उतना ऊपर गया, इतना नीचे गया, क्योंकि दोस्तों महीने 2 महीने 3 महीने में ना आपको वो नेगेटिव में दिखेगा, रेड भी दिखेगा, जो एरो ऊपर जाता है वो नीचे भी दिखेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि कम से कम 7 साल तो आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी होता है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप क्या होता है? मान लीजिए आप ना 5,000 से स्टार्ट करते हो और हर साल 10% बढ़ाते हो। पहले साल 5,000 किया, दूसरे साल 5500 किया, तीसरे साल 6,050 किया,
25 साल में टोटल इन्वेस्टेड हो सकता है अराउंड 36 लाख रुपए, बट फाइनल कॉर्पस 4 करोड़ के आसपास जा सकता है अगर रिटर्न 12% है। तो आप जॉब कर रहे हो, आपने शुरू करा, आपकी पहली जॉब है, पहली सैलरी है, 20,000 सैलरी आई। अब ऐसा तो है नहीं कि हर साल वो 20,000 रहेगी, कभी 20 का 25 होगा, 25 का कभी कभी 30 होगा, 35 होगा, 50 होगा, 1 लाख होगा। तो जरूरी नहीं है कि जब आप 20,000 की सैलरी में अगर आप 5,000 SIP कर रहे हो तो 1 लाख पे भी 5,000 करो, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। हो सकता है कि 1 लाख की सैलरी पे आप 20,000 या 30,000 SIP कर रहे होगे। तो यहां से आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप 10 साल का कैलकुलेशन करके चलिए। अभी अभी आपने जॉब करना शुरू किया है, 10 साल का कैलकुलेशन करके चलिए कि 10 साल के बाद आपको इतना पैसा आपके अकाउंट पे या फिर आपके कॉर्पस आपको बनाना होगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी आप अभी अभी जॉब शुरू करते हो ना, पहली सैलरी आ रही है, तो कभी भी पहले सैलरी से SIP मत करिए, कभी मत करिए। आप सबसे पहले ना, मुझे पता है यार, पहली सैलरी होती है, लोगों के पास बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, आज मैं ये करूंगा वो करूंगा पहली सैलरी से। बहुत सारी चीजें, मम्मी पापा के लिए कुछ लाना, दोस्तों के लिए लाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ लेना, तो ये होता है, ये आम बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, पहली सैलरी से आपने एंजॉय कर लिया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी सैलरी से आपने कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन तीसरी सैलरी से ना यार मत करो, तीसरी सैलरी से आप SIP भी मत करो। तीसरी सैलरी से सबसे पहले आप इमरजेंसी फंड इकट्ठा करो। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड का मतलब होता है यानी कि जो भी आपके खर्चे होते हैं ना 1 महीने के, ऐसा हो कि अगर आपकी सैलरी बंद हो जाए, आपकी नौकरी चली गई, खुदा ना खास्ता, और आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको वो खर्च कैसे होगा? वो खर्चा आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े होने चाहिए कि आपका एक्सपेंस मैनेज हो जाए। कितना? कम से कम जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आपके खर्चे होते हैं, कम से कम 3 से 4 महीना। लोग यहाँ पे जो फाइनेंस वाले होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोई 6 महीना बोलता है, कोई 8 महीना, कोई 10 महीना बोलता है। भाई मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, कम से कम 3-4 महीने का तो आपके पास होना ही चाहिए, आपके अकाउंट पे पड़ा होना चाहिए। उसको का इन्वेस्ट मत करो, अकाउंट में उसको रखे रहो, भूल जाओ रख कर, ठीक है, इतना तो होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेडिकल इंश्योरेंस आप लोगों को पता है, जब आपका कोई मेडिकल एक्सपेंस होता है, कोई आपका हॉस्पिटलाइजेशन कोई भी होता है, तो वो खर्चे, जो हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो कंपनी मैनेज कर पाए। और एक टर्म इंश्योरेंस होता है, अगर किसी पर्टिकुलर इंसान ने अगर 20 साल, 15 साल, 10 साल के लिए अगर टर्म इंश्योरेंस या इंश्योरेंस लिया है, वो पर्टिकुलर इंसान अगर एक्सपायर होता है तो उसकी नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। तो ये सब, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, अगर मैं दोनों मिला लूँ तो 1,500 के आसपास आपका खर्चा महीने का बैठता है। तो आप ये मैनेज करिए और अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करिए, उसके बाद SIP करिए। और दोस्तों यहाँ पे ना, मैं जो बता रहा था कॉर्पस की हम बात कर रहे थे, डिफरेंस सिर्फ एक चीज का था, डिसिप्लिन और इंक्रीमेंट। अब सबसे बड़ी गलती है ना जो लोग करते हैं, मार्केट गिरते ही SIP बंद कर देना। मत करो। सिर्फ पास्ट रिटर्न दे के फंड चूज करना, ये भी गलती है। 10 से 15 अलग अलग फंड्स खोल लेना, ये भी गलती है। शॉर्ट टर्म में डबल एक्सपेक्ट करना नहीं। इमरजेंसी फंड ना बनाना, जैसे मैंने भी बताया, इमरजेंसी फंड पहले बनाइए, उसके बाद इक्विटी SIP स्टार्ट करिए। एसेट एलोकेशन रूल याद रखिए दोस्तों, 100 माइनस एज इक्वल्स इक्विटी परसेंटेज। 25 साल के हो तो 75% इक्विटी, 40 के हो तो 60% इक्विटी। अब एक ऑनेस्ट बात, SIP तुम्हें करोड़पति बना सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, आपको टाइम और डिसिप्लिन, ये बहुत बड़े कंडीशंस हैं। 3 साल में मिरेकल नहीं होगा, 15 से 20 साल में होगा बहुत बड़ा मिरेकल। और वॉरेन बफेट, नाम तो सुना होगा ना, जरा मुझे कमेंट बॉक्स पे डालो, वॉरेन बफेट कौन है? वॉरेन बफेट बोलते हैं कि मार्केट में टाइम स्पेंड करो। दोस्तों एक बार रिसर्च करना, वॉरेन बफेट है कौन, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। तो लास्ट सवाल आपसे है कि अगर आज आपकी एज 25 के हो और 35 तक वेट करते हो तो स्टार्ट करने के लिए, तो तुम सिर्फ 10 साल लूज नहीं कर रहे हो, आप बहुत बड़ा कंपाउंडिंग का सबसे पावरफुल ईयर लूज कर रहे हो। सोचिए इस बात पे, आज स्टार्ट करिएगा तो परफेक्ट टाइम है आपके पास वेट करने का। अगर आप सीरियसली अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करना चाहते हो ना, तो कमेंट पे ज़रूर लिखना दोस्तों कि हाँ सर मैं आज से SIP स्टार्ट करूंगा, और अपना गोल भी लिखना, ताकि आप मुझे समझ में आए कि आप क्या करना चाहते हो, कितने साल का टाइम आप लेना चाहते हो। तो दोस्तों इसी तरह की जॉब अपडेट्स या फिर इसी तरह की अपडेट्स वीडियो के लिए फॉलो करिए BFSI करंट 24/7। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो मुझसे कनेक्ट करिए, कॉमेंट बॉक्स पर डालिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।